हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट और लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव के अंडर हमने सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की थी। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। आप सबको एक बेसिक आइडिया है कि वाटर के मूवमेंट से रिलेटेड है कुछ ही ऑस्मोसिस। तो आखिर क्यों हम इस वाटर के मूवमेंट को अलग से पढ़ रहे हैं? क्या वाटर और प्लांट का रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट है? क्या वो रिलेशनशिप इतना इम्पॉर्टेंट है? आइए देखते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं प्लांट और वाटर के रिश्ते की, यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमें आनी चाहिए। बहुत सिंपल है, इसको समझ लो, फिर हम फटाफट लिख लेंगे। देखिए, पहली बात, आप सब जानते हैं कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारे सेल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, वो 70 to 90% वाटर का बना है। और वाटर हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपसे कहा था जितने भी एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, वो वाटर के एडिशन, हाइड्रोलाइसिस, वाटर के एडिशन से ही इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। जब आप ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग के बाद फाइनली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन एक एक सेल तक जाती है, वहाँ रेस्पिरेशन में वाटर का इन्वॉल्वमेंट है। फोटोसिंथेसिस की तो रिएक्शन ही है, मैं बैलेंस रिएक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। CO2 प्लस H2O और उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6। वाटर तो ऑक्सीजन के डोनर की तरह काम कर रहा है। तो चाहे कोई भी रिएक्शन हो, ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दे रिक्वायर वाटर। वाटर इज सो मच इंपॉर्टेंट। तो आइए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दैट वाटर इज असेंशियल, जरूरी है, इज असेंशियल फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस चल रही हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सब फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ सेल, राइट? नाउ फॉर ऑल द फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, वाटर जो है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म पानी है, वाटर है, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या तो घुले हुए हैं यानी डिजॉल्व्ड है, या पड़े हुए हैं यानी सस्पेंडेड है। क्योंकि वाटर एक बहुत बढ़िया एक्सीलेंट मीडियम प्रोवाइड करता है, सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सो वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट। हमें पता है एक सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉलिड पार्ट को सॉल्यूट बोलते हैं, लिक्विड पार्ट को सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अगर आपको शिकंजी बनानी है तो पानी बहुत अच्छे से शक्कर को या शुगर को घोल लेगा। सो इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट, राइट? आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल इज नथिंग बट, क्या है वो? इज नथिंग बट वाटर। वो पानी है जिसमें इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या तो घुले हुए हैं, आर डिजॉल्व्ड, या बिना घुले बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, और या एंड सस्पेंडेड प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। नाउ एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वाटर कहाँ रिक्वायर्ड है? इन फोटोसिंथेसिस। वैसे तो सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ब्लड में भी क्या है? 45% हम जानते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, बट 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? 90% वाटर ही तो है। तो वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है सब जगह, हर CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वाटर। So in photosynthesis, water is very important and it acts as donor of oxygen. कार्बोहाइड्रेट में जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है उसमें ऑक्सीजन वाटर ही देता है। याद है आपको, हमने एवोल्यूशन में पढ़ा है, अच्छा अभी आपने नहीं पढ़ा है, 12th में हम पढ़ेंगे कि पहले
जब वाटर को यूज नहीं किया जाता था फोटोसिंथेसिस में, H2S सल्फर डाइऑक्साइड, H2S सल्फर को यूज किया जाता था, हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो वहां पर सल्फर रिलीज होता था इन द एटमॉस्फेयर, इसीलिए उस समय पे एनारोबिक एटमॉस्फेयर था, फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। बट यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन कैसे आई एटमॉस्फेयर में? क्योंकि वाटर से वो ऑक्सीजन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं, फूड में नहीं, हम बात कर रहे हैं वो जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। सो वाटर एक्ट्स एज डोनर ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। दिस इज वन एग्जांपल गिवन इन एनसीईआरटी, सो बिकम्स naturally very very important. Now कितना इंपॉर्टेंट है पानी? अगर आप तरबूज खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, आप सबने बचपन से पढ़ा होगा, उसमें 92% वाटर होता है। इसीलिए समर्स में जो वाटरमेलन आता है, तरबूज या खरबूजा आता है, मस्कमेलन, खीरा आता है, ये सब मेनली वाटर है। तरबूज में तो 92% सिर्फ पानी ही पानी है। सो इसीलिए बहुत अच्छा हाइड्रेशन का सोर्स है। कई सारे फेशियल्स, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आते हैं जहाँ पे तरबूज यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हाइड्रेट्स योर स्किन। सो इट इज़ शोइंग अस, इट इज़ एम्फसाइजिंग अस कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है पानी एक पेड़ के अंदर। सो वाटरमेलन हैज़ 92% वाटर, 92% वाटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पॉइंट पे। नाउ अगर हम एक प्लांट के अंदर बात करें उसके अलग अलग पार्ट्स में, कि क्या सारे पार्ट्स में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, वुडी पार्ट्स में, सॉफ्ट पार्ट्स में, हर जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर है? नहीं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लांट के अंदर भी वेरी करता है। आइए हम इस पॉइंट को लिखते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वैरीज विद इन अ प्लांट, एक प्लांट के अंदर, विद इन अ प्लांट, लाइक वुडी पार्ट्स जो है, नेचुरली वुडी हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, वुडी है, वहां पर इतनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, वहां पर पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो वुडी पार्ट्स हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल। जबकि जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, मेन सारा पानी यहां रहता है। सॉफ्ट पार्ट्स दे हैव अबंडेंट वाटर, बहुत सारा अबंडेंट वाटर, सॉफ्ट पार्ट्स। नाउ हमने बात की वाटरमेलन की, वाटरमेलन में 92% वाटर है। बट सिर्फ वाटरमेलन में नहीं, जितने भी मोस्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स जो है, छोटे छोटे हर्ब्स जो होते हैं, उनमें यू वोंट बिलीव 80 टू, इनफैक्ट नॉट 80, 85 to 90% उनका जो फ्रेश वेट अगर हम लें तो वो पानी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वाटर बना रहा है। सिर्फ 10 to 15% है जो ड्राई मैटर है। सो अगेन ये सारा एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, हर लाइन पे क्वेश्चन बनता है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो मोस्ट हर्बेशियस, आपसे पूछ लेंगे हर्बेशियस प्लांट्स में कितना परसेंटेज वाटर बनाता है उसका फ्रेश वेट, या ड्राई मैटर कितना परसेंटेज ऑफ, ड्राई मैटर जो है वो कितना परसेंटेज ऑफ फ्रेश वेट बनाता है, या वाटरमेलन में कितना परसेंट पानी है, या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन डोनर कौन एक्ट कर रहा है, या वुडी पार्ट्स में ज़्यादा पानी है या कम पानी है, या सॉफ्ट पार्ट्स में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सो मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स हैव 85 to 90% of water, that is only 90 है तो 10, अगर 85 है तो 15% ऑफ फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। मतलब ड्राई मैटर जो है, वाटर तो लिक्विड हो गया, वेट हो गया, सो ड्राई मैटर होता है 10 to 15% और 85 to 90% उनका पानी से बना होता है। इवन अगर हम एक सीड को देखें, बीज को देखें, तो हमें क्या लगता है कि वो ड्राई है, इट लुक्स ड्राई, सो द सीड मे अपीयर ड्राई, बट अगर सीड के अंदर पानी नहीं हो स्टूडेंट्स तो वो जिंदा ही नहीं रह पाए, क्योंकि आप सीड को सो करोगे, फिर उसको वाटर दोगे, सनलाइट दोगे, फर्टिलाइजर्स दोगे, तब जाकर फिर वो स्प्राउट करेगा, प्लांट बनेगा। लेकिन तब तक उस सीड को भी तो रेस्पिरेशन शो करना है, अपनी एक्टिविटीज करनी है,
तो पानी उसके अंदर होता ही होता है, वरना वो जिंदा नहीं होती, भले ही वो दिखती सूखी सी है, ड्राई है. सो अ सीड में अपीयर ड्राई, बट इफ इट does not have water, it would not be alive and respiring. तब वो जिंदा नहीं होती, वो रेस्पिरेशन शो नहीं करती अगर उसमें पानी नहीं होता. तो सीड में भी वाटर होता है. तो हमने देखा सीड में वाटर है, जब प्लांट बन रहा है तब उसमें वाटर है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ, एक मक्के का जो मैच्योर प्लांट है, कॉर्न का मैच्योर प्लांट है, वो एक दिन में 3 लीटर्स ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है. कितना सारा पानी वो पी रहा है. आपको भी एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे पीना ही चाहिए. चलिए, सो अ मैच्योर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. कॉर्न प्लांट absorbs 3 liter of water per day. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. 3 लीटर, कितना लीटर और कितनी देर में और किसकी बात कर रहे हैं. ऐसे ही अगर हम सरसों के पेड़ की बात करें, प्लांट की, सरसों का, मस्टर्ड का, तो मस्टर्ड का प्लांट 5 घंटे के अंदर अंदर जितना उसका वेट है, अगर मान लो उसका वेट 10 kg है, तो 10 लीटर्स एब्जॉर्ब कर सकता है. सो अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट विद इन 5 hours. इतना पानी एब्जॉर्ब करता है सरसों. सो अ मस्टर्ड प्लांट absorbs water equal to its weight in 5 hours. ये सारे जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें, लैंड प्लांट्स की बात करें, हम एनाटमी मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं, एक हल्का सा आइडिया मैं आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी. जो लीव्स हैं उनके थ्रू वाटर का लॉस भी होता है. रूट्स तो एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से वाटर, लेकिन मेजर अमाउंट का लॉस हो जाता है फ्रॉम द लीव्स एज वाटर वेपर्स. भाप बन के वो पानी उड़ जाता है और वही छोटी छोटी ओस की बूंदें हमें दिखती हैं. तो एक्चुअली ये कूलिंग ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है. इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं. तो हालांकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स उनके एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, बट उसका एक मेजर अमाउंट लॉस हो जाता है फ्रॉम द लीव्स एज ट्रांसपिरेशन. सो ये भी एक रिलेशन है प्लांट और वाटर के बीच में. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स absorbs lot of water from soil through roots, but major part of this absorb water, but major amount of water या part of water एक ही बात है. major amount of water is lost from leaves as water vapor, and this is known as, जब मैंने आपको स्टोमेटा पढ़ाया था तब ये वर्ड आया था वहाँ पे, ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल, सब जगह आया था. known as ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from the leaves. तो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा उसका मेजर चंक जो है वो लूज भी कर रहे हैं. उसके बाद भी प्लांट के अंदर कितना सारा पानी है हमने देखा, 70 to 90% प्रोटोप्लाज्म वाटर का बना हुआ है. कितना इंपॉर्टेंट है. इसीलिए स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए हम एक प्लांट की ग्रोथ की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें कि वो कितना यील्ड देता है, कितना काम कर रहा है, कितना ग्रोथ कर रहा है, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे आप खेती करें आर्टिफिशियली अपना एफर्ट लगा के, चाहे नेचुरली कहीं पर कोई सीड गिर गया और नेचर ने उस सीड को स्प्राउट करके पेड़ बनाया, तो चाहे नेचुरल एनवायरनमेंट हो चाहे एग्रीकल्चर हम खुद कर रहे हो, दोनों ही में कंडीशन में प्लांट की ग्रोथ
और प्लांट की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? एक बड़ा कारण है, एक बड़ा फैक्टर होगा वाटर की अवेलेबिलिटी, उसे कितना पानी मिलता है। अगर उसे पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिला तो ही वो प्लांट ग्रो करेगा और प्रोड्यूस करेगा। जो भी प्लांट है, अगर आम का पेड़ है तो आम देगा, अंगूर की बेल है तो अंगूर देगी, तो ये प्रोडक्टिविटी हो गई। बट वाटर पे डिपेंड करेगी, और वाटर इतना बड़ा फैक्टर है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है कि इट इज ऑफन द लिमिटिंग फैक्टर। आपने देखा होगा ना, लगान मूवी देखी है, किसान आसमान की तरफ देखता रहता है कि बारिश आएगी बारिश आएगी। तो पानी बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। अगर वाटर नहीं मिला सफिशिएंट अमाउंट में तो वो प्लांट ग्रो एंड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी, यील्ड बराबर नहीं मिलेगी। तो इसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आपको टीवी देखने का बहुत शौक है, एडिक्शन है, मूवीज छोड़ी ही नहीं जाती हैं। तो आपके पापा क्या बोलेंगे कि टीवी तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है, ये तुम्हारी कैपेबिलिटी को लिमिट कर देता है, तुम्हारी ग्रोथ को, प्रोडक्टिविटी को लिमिट कर देता है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा देखते हो। ऐसे ही प्लांट को बहुत पानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी, इसीलिए अगर वो थोड़ा भी नहीं मिला तो वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। ये लाइन है एनसीईआरटी की और हमें हर चीज समझ के याद करनी है। सो वाटर इज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज द लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तभी तो बोलते हैं स्टूडेंट्स कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, और अगर कहीं पर एक पेड़ कट रहा है तो दूसरा पेड़ उसकी जगह प्लांट करना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रीज कट करेंगे और रेनफॉल की साइकिल डिस्टर्ब होगी, और अगर रेनफॉल नहीं हुआ, बारिश नहीं होगी, तो सॉइल में अप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर नहीं होगा, तो रूट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगी? वाटर की डेफिशिएंसी अगर रूट्स में होगी तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ अफेक्ट होगी। और प्लांट जो हैं वो हमारी फूड चेन के प्रोड्यूसर्स हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं ग्रो करेंगे तो हर्बीवोर्स, शाकाहारी जानवर क्या खाएंगे, और फिर जो कार्निवोर्स हैं वो किसे खाएंगे, एंड द एंटायर फूड चेन एंड फूड वेब एंड इकोलॉजी विल बी डिस्टर्ब्ड। सो इन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन, चाहे खेती करें हम एग्रीकल्चरल या नेचुरल एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर एक ही बात है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? वाटर इज द लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। सो यहां हमने समझा कि कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट और वाटर का रिश्ता, कैसे रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, बट मेजर चंक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन से लूज हो जाता है। यानी हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि वाटर के ट्रांसपोर्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे सॉइल से रूट में आएगा और रूट से फिर स्टेम में, लीव्स में, सब जगह जाएगा, फोटोसिंथेसिस की साइट तक पहुंचाना है, कितना इंपॉर्टेंट है वाटर। आइए अब हम समझते हैं कि ये वाटर आखिर मूव कैसे करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। क्या ये पैसिव ट्रांसपोर्ट शो करता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है? एटीपी यूज करता है, नहीं करता है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन? इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। आइए अब हम समझते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पहले हम इसे समझेंगे। अगर आपने समझ लिया तो लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, पर पहले हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज करिए ये कोई भी एक बीकर है, एक वेसल है, और यहाँ पर मैंने एक सेल रख दिया है, ठीक है, सेल ए, और ये हमने एक सॉल्यूशन यहाँ भर दिया। इसके अंदर भी सॉल्यूशन है, वो जो प्रोटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस बना देते हैं, एनिमल सेल है अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन बी, और यहाँ लिख देती हूँ मैं सॉल्यूशन ए। ये जो सॉल्यूशन ए है, मैं इसमें ये कह रही हूँ आपको कि इसमें दोनों ही 1 लीटर है, 1 लीटर 1 लीटर। इसमें सपोज करिए 5
सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट के, सपोज करो NaCl, नमक घोला है हमने, NaCl के 5 मॉलिक्यूल्स है, और यहां पे मान लो NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि मुझे ये बताइए कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का मूवमेंट कहां से कहां होगा। तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी है, NaCl का जो मूवमेंट है, या चलो शुगर का ले लेते हैं, फॉर दैट मैटर लेट्स टेक शुगर, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, यहाँ पे शुगर लिख लेते हैं। अभी पानी में चीनी घोली है, तो आप कहोगे कि ये तो बहुत ईजी है, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो सिंपल डिफ्यूजन शो कर देगा, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करेगा, पर होगा डिफ्यूजन ही फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 5 मॉलिक्यूल्स हैं 1 लीटर में, यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1 लीटर में। सो दैट मीन्स ये बाहर आ जाएंगे टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यही पढ़ा है ना हमने। चलो अब सेकेंड सिचुएशन, ये तो हम समझ गए। अब सेकेंड सिचुएशन, मैं आपसे पूछती हूं कि जिस पानी में इसे घोला है, यहां पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट, वो तो शुगर है यहाँ, प्लस सॉल्वेंट लिक्विड पार्ट, सपोज करो यहां पर वो वाटर है, और मैं आपसे पूछूं कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा। तो हम जानते हैं कि पानी भी डिफ्यूजन शो करेगा, तो वाटर जहां ज्यादा है वहां से वाटर जहां कम है वहां जाएगा। मुझे बताओ वाटर कहां पे ज्यादा है। भाई 1 लीटर में 2 ही शुगर है, बाकी सारा पानी है। यहां पर 1 लीटर में 5 शुगर है, बाकी पानी है। तो पानी ज्यादा कहां है, यहां पर सॉल्वेंट हाई यहां पर है, सॉल्वेंट लो यहां पर है। तो सॉल्वेंट लिक्विड पार्ट कहां से कहां जाएगा, सॉल्यूशन बी से सॉल्यूशन ए की तरफ, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, ये भी डिफ्यूजन हो रहा है, ये भी डिफ्यूजन हो रहा है, दोनों डिफ्यूजन है, दोनों फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में एटीपी यूज नहीं हो रहा है, दोनों डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है। बट डिफरेंस क्या है, यहां सॉलिड पोर्शन के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं और यहां लिक्विड सॉल्वेंट पोर्शन की। बस स्टूडेंट्स, यही जो सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है from region of its higher concentration to region of its lower concentration, solvent के through this semi permeable membrane या selectively permeable membrane, यहाँ वो plasma membrane है, इसे osmosis कहते हैं। तो osmosis एक तरह का diffusion ही है, जहां हम particularly liquid part solvent की बात कर रहे हैं। बस ये है gist, और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट यानी जिसमें पानी ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे कि डाइल्यूट वाला कौन सा है, सॉल्यूशन बी, जिसमें सॉलिड कम है, वाटर सॉल्वेंट ज्यादा है। मैं आपसे पूछूं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, जहां पे सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड कहां ज्यादा है, यहां सॉल्यूशन ए। मैं आपसे पूछूं ये 2 सॉल्यूशंस हैं, हाइपोटोनिक कौन सा है। अब हमने पढ़ा है कि हाइपो, हाइपर और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए बोलते हैं, सॉल्यूशन के लिए पूरा। हाइपोटोनिक मींस जिसमें सॉलिड कम है, हाइपो सॉलिड कम है। सॉल्यूशन में हमेशा सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन से हमने डिसाइड किया था फर्स्ट क्लास में कि वो हाइपो है, हाइपर है या आइसो है, 2 को जब हम कंपेयर करते हैं 2 सॉल्यूशंस को। तो हाइपोटोनिक मतलब जहां पे सॉलिड कम है। सॉलिड कहां कम है, बी सॉल्यूशन में, जो एक्चुअली या तो आप कहो कि हाइपोटोनिक है या आप कहो कि डाइल्यूट है, लिक्विड पार्ट ज्यादा है या सॉलिड पार्ट कम है, एक ही बात है, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। नाउ मैं आपसे पूछूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है इन दोनों में से, इन दोनों को कंपेयर करके बताइए। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज्यादा, जहां सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा कहां है, सॉल्यूशन ए में। तो आप उसे चाहे कॉन्सेंट्रेटेड कहो चाहे हाइपरटोनिक कहो। ध्यान रखना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक वर्ड सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में सॉलिड कितना है उसके रिलेशन में अपन यूज करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि वाटर कहां से कहां जाएगा, सॉल्वेंट कहां से जाएगा, ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन मुझे बताओ। ऑस्मोसिस का मतलब ही है
सॉल्वेंट के मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ, और यहां वो सॉल्वेंट वाटर है उसके मूवमेंट बताइए कहां से कहां होगा। तो आप क्या कहोगे, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, जहां ज्यादा है वहां से कम। सो फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे। मैं आपसे कहूंगी नहीं मुझे ऐसे मत बताओ आप, मुझे तो आप ये बताओ हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक या हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक। तो आप क्या कहोगे, मैम जहां पर सॉलिड कम है पानी ज्यादा है यानी हाइपोटोनिक, वहां से जहां पे सॉलिड ज्यादा है पर पानी कम है यानी हाइपरटोनिक, वहां वाटर मूव करेगा। अगर मैं आपसे कहूं आप तो मुझे शुगर का बताओ, शुगर कहां से कहां मूव करेगी, तो आप क्या कहोगे, जहां शुगर ज्यादा है यानी हाइपरटोनिक से जहां शुगर कम है यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन मैंने आपसे शुगर, सॉलिड, सॉल्यूट के बारे में नहीं पूछा, मैंने आपसे लिक्विड के बारे में पूछा। तो ठीक उल्टा हो जाएगा, जहां लिक्विड कम है वहां, जहां लिक्विड ज्यादा है यानी शुगर कम है, सॉलिड कम है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। तो आप कैसे भी बोलो इन बातों को, सब बातें एक ही हैं। कुल मिलाकर ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहां हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मूवमेंट की बात कर रहे हैं दो सॉल्यूशंस के बीच में, जहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। तो पानी कहां से कहां जाएगा, एक्चुअली कोई भी सॉल्वेंट के लिए हम ऑस्मोसिस ही यूज करेंगे उसके मूवमेंट को पता करने के लिए, बट क्योंकि जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमने अभी अभी देखा 70 to 90% पानी का बना हुआ है, मेन सॉल्वेंट हमारी बॉडी में वाटर है, इसीलिए हम इस सॉल्वेंट को वाटर से इंटरचेंज कर देते हैं। क्लियर, वरना ऑस्मोसिस जनरल टर्म है। तो कुछ भी नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन दें उसमें बस इतना देख लो कि पानी किस में ज्यादा है, वहां से जहां पानी कम है वहां जाएगा, पहली चीज। और पानी किस में ज्यादा है कैसे देखोगे, जहां सॉलिड कम है, क्योंकि टोटल दोनों सॉल्यूशंस जो हैं उनको पहले बराबर कर लो, उनकी क्वांटिटी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में कैसे करेंगे, बराबर क्वांटिटी कर लो और फिर चेक कर लो सॉल्यूट जहां ज्यादा है वहां पानी कम है, जहां सॉल्यूट कम है वहां पे पानी ज्यादा है, राइट। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन और सब लिखते हैं। अब बहुत आसान है आपके लिए, ऑस्मोसिस। नाउ सबसे पहले ऑस्मोसिस को डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर मतलब सबसे पहले देखा था और फिर उसको डॉक्यूमेंट किया था। सो डिस्कवर्ड और डॉक्यूमेंटेड, कई बुक्स में लिखा होता है टर्म ऑस्मोसिस भी इन्होंने दिया है जो गलत है। डॉक्यूमेंटेड बाय नॉलेज, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाता है लेकिन हमें पता होना चाहिए। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब तो कुछ भी नहीं है डेफिनेशन, क्या लिखोगे बताइए। इट इज डिफ्यूजन ऑफ, डिफ्यूजन है, पैसिव है, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, नो एटीपी यूज है। इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं वाटर, फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन के हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन तो कितना सॉलिड है उससे जज होता है। हम यहां बात कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कहां ज्यादा है, और वो कहां ज्यादा होगा जहां सॉल्यूट कम होगा। फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर, तभी तो डिफ्यूजन है, पैसिव है, अपने खुद के हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू पास करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो डेफिनेशन है, बट हम जानते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में सभी मेम्ब्रेन्स जो हैं, सेमी परमिएबल मतलब जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट, लिक्विड पार्ट निकल सकता है, कोई सॉलिड नहीं निकल सकता, बट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में सारी सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल है, यानी जिनसे लिक्विड पास हो सकता है जिनके थ्रू, और सम स्पेशल स्पेसिफिक सॉलिड्स भी पास हो सकते हैं। सो अब मैं यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं और सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, बट डेफिनेशन के हिसाब से बाय सेमी परमिएबल, इसे शॉर्ट में SPM ऐसा लिखा रहता है। सो इट इज डिफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ सॉल्वेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
अब मुझे बताइए मैं क्या लिखूंगी, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव है? पैसिव। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, बोलिए क्या लिखूं, एटीपी रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? नहीं, नो एटीपी रिक्वायर्ड। आ गया समझ में? ये होता है ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मोस्ट कॉमन वाटर होता है, तो हमने ये लगा दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, सॉल्वेंट की जगह अब मैं हर जगह वाटर लिखूंगी। वाटर मूव्स फ्रॉम, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। कहां से कहां है? नंबर 1, एक तरीका तो ये है, जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जहां पानी ज्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू जो कॉन्सेंट्रेटेड है, जहां पानी कम है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड, और कैसे लिख सकते हैं, जहां पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी सॉल्यूट कम है, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू, जहां सॉलिड ज्यादा है, पानी कम है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? बस इतना ही, यही फंडा है, ये खत्म है एक्चुअली ऑस्मोसिस का बेसिक। नाउ ऑस्मोसिस जो है, ये जो हम देख रहे हैं अभी, इसे बड़ा इंटरेस्टिंगली डिमॉन्स्ट्रेट किया था एक आलू से। आइए हम समझते हैं कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने समझा है, ये सारी समरी है ऑस्मोसिस की। उस क्या करा था, पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या किया, एक आलू लिया, आपने दम आलू खाया होगा, कश्मीरी दम आलू। दम आलू में क्या करते हैं, आज घर पे मम्मी से भी पूछना, आलू को छीलते हैं, बॉईल करते हैं, और उसके बीच में एक ऐसा गड्ढा करते हैं, कट करके गड्ढा करते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, और उसमें फिर स्टफिंग, काजू, किशमिश, मावा, वो सब की स्टफिंग कर देते हैं, पनीर, उन सब की स्टफिंग करते हैं। तो ऐसे ही क्या किया, एक आलू लिया, अब सपोज करो ये आलू है, इसे कट किया और बीच में ऐसा स्पेस क्रिएट कर दिया, ये आलू है, मैं इसकी आईज बना देती हूँ यहाँ पे, राइट, दिस इज पोटैटो, पोटैटो, और इस पोटैटो में ये फिल कर दिया शुगर सॉल्यूशन, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर विथ सम वाटर, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्वेंट तो चाहिए, शक्कर घोलेंगे किसमें, तो एक्चुअली इसमें शुगर होगी। अगर हम घर की शक्कर की बात करें तो सुक्रोज होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ, हमें पता है कमर्शियल शुगर सुक्रोज होती है, प्लस वाटर ऑफ कोर्स सॉल्वेंट की तरह यूज किया होगा, ये कर दिया। और ये पील्ड आलू है, छिला हुआ आलू है, तो जो एनसीईआरटी में जो लाइन है वो लिख देती हूं मैं, पील्ड, और ये साइड्स हैं आलू के पूरा, सो पील्ड लेटरल साइड ऑफ पोटैटो, कोई भी बड़ी तोप बात नहीं है, आलू है छिला हुआ, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इस आलू को एक बीकर में हमने रख दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं आलू, ये बना देते हैं, ठीक है। नाउ इसे हमने इस बीकर में प्लेस कर दिया, बीकर कहो या वेसल कहो, एक ही बात है, और इसमें हमने प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर, इतने ही लेवल का ये मैंने प्योर वाटर भर दिया। प्योर वाटर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, प्योर वाटर मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी है, कोई भी सॉलिड नहीं है, ओनली प्योर वाटर। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए हैं अब, एक तो ये शुगर सॉल्यूशन जिसमें सुक्रोज प्लस वाटर है, सॉलिड भी है लिक्विड भी है, और एक ये प्योर वाटर, दो सॉल्यूशंस हो गए। और क्या किया, यहां पर एक पिन लगा दी, ये एक पिन लगा दिया, हमें पता है इस पिन के कारण कि यहां तक शुगर सॉल्यूशन हमारा भरा हुआ है, ये पिन लगा के छोड़ दी। ये जो आलू है ना, ये ऑस्मोस्कोप की तरह काम कर रहा है। ऑस्मोस्कोप क्या मतलब है अभी बताती हूं आपको, टेलीस्कोप दूर का देखना है, टेलीस्कोप
माइक्रोस्कोप छोटी चीजें देखनी है, यहाँ पे हमें ऑस्मोसिस को देखना है तो ऑस्मोस्कोप। किसकी हेल्प से देखेंगे? पोटैटो, ये पील्ड पोटैटो जो छिला हुआ आलू है। यहां पर हम क्या देखने वाले हैं? हम ऑस्मोसिस देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ये एक्सपेरिमेंट किया था नॉलेट ने। अब क्या हुआ? कुछ देर के बाद, 2-3 घंटे के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये सेम वही बीकर है, राइट, और ये आलू है, वही सेम आलू है। हो सकता है अभी थोड़ा साइज चेंज दिखे आपको, बट सेम आलू है। मैं इस एरो को थोड़ा सा यहां बना देती हूं। अब मुझे सोचकर बताओ कि ऑस्मोसिस कहां से कहां होगा। सिर्फ ऑस्मोसिस की बात कर रही हूं मैं, मुझे सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही मैं ऑस्मोसिस बोलती हूँ आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि मैडम सॉल्वेंट के बारे में पूछ रहे, लिक्विड के बारे में पूछ रहे। यहाँ पर वो वाटर है, जहां वाटर ज्यादा है वहां से जहां वाटर कम है वहां जाएगा। बताओ इन दोनों में से वाटर कहाँ ज्यादा है? आपने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, देखिए इक्वल लेवल भरा हुआ है। बताइए कहाँ वाटर ज्यादा है? भाई यहाँ ज्यादा होगा ना, यहाँ तो कोई सॉलिड है ही नहीं, यहाँ पर तो वाटर के साथ सॉलिड भी है। तो मान लो ये 1 लीटर प्योर वाटर है और ये 1 लीटर का सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ये 1 लीटर सॉल्यूशन है जो पूरा वाटर है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसपे सपोज करो 5 ग्राम सुक्रोज है, तो वाटर कम हो गया कंपैरेटिवली। तो यहाँ वाटर कम है, यहाँ वाटर ज्यादा है, तो वाटर क्या होगा? यहां से यहां अंदर जाएगा, ये होगा ऑस्मोसिस, अंदर जाएगा। और जब पानी अंदर जाएगा तो ये लेवल बढ़ जाएगा, ये लेवल कम हो जाएगा क्योंकि पानी अंदर जा रहा है, और ये लेवल बढ़ जाएगा। सपोज करो ये यहां तक बढ़ गया क्योंकि वाटर अंदर मिक्स हो गया है, और ये जो आउटसाइड वाटर था ये कम हो गया क्योंकि वो अंदर चला गया है। पहले जो हमारी पिन लगी हुई थी वो सपोज यहां लगी हुई थी, फर्स्ट पोजीशन पे ये पिन लगी हुई थी। अब पानी जो सॉल्यूशन है ये इस पिन के ऊपर चला गया, तो सेकंड पिन एक्चुअली जब ये पिन हम देखेंगे तो ये भी खिसक चुकी होगी, तो ये पिन ऐसे हो जाएगी। जहां तक भी जो भी लेवल तक वाटर आया है, सपोज वाटर यहां तक आया है, इसको हटा देते हैं तो यहां आ जाएगी, 2 पिन्स हो गई हैं ये। तो यानी कितना वाटर आ गया है? इतना, ये हमें पता चल गया। एक तो हमें ये पता चला है कि पानी बाहर से अंदर गया है, और दूसरा हमें ये पता चला है कि इतना वाटर, क्योंकि ये पहली पिन थी, और अब जब हम 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद देखेंगे तो जहां तक भी हमें सॉल्यूशन दिख रहा है पोटैटो आलू के अंदर, हम वहां फिर एक पिन लगा देंगे, तो इन 2 पिन से हमें पता चल गया कि कितना वाटर अंदर गया है। तो इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन किया था कि वाटर, आज तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान लगता है, बोले इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो जानते ही हैं वाटर हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वाटर कम है। लेकिन स्टूडेंट्स ये आज बहुत ईजी लगता है, जैसे आज हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी फ्लूइड है, लेकिन जब ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई थी, जब ये सब चीज़ें बताई गई थी, तब ये बहुत डिफिकल्ट था। तो इस तरह से ऑस्मोस्कोप बनाया गया था आलू से, और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया था। यहाँ पर भी ये पोटैटो हो जाएगा, ये लेटरल साइड ऑफ पील्ड पोटैटो हो जाएगी, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये प्योर वाटर है बीकर के अंदर, ये पिन्स हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज नेल पिन, सिर्फ उसका लेवल चेक करने के लिए। तो इस तरह से ऑस्मोस्कोप से पोटैटो की हेल्प से ये ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। बहुत सिंपल सा चीज़ है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, या मैं क्या बोलूँ, आप घर में आप देखते होंगे छुआरे सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। घर में मेरे फादर की हैबिट है, वो हमेशा 5-6 छुआरे रात को पानी में भिगो के रख देते हैं और सुबह वो एकदम फूल जाते हैं। या घर में मम्मी, आई एम श्योर आप सब ने मुनक्के खाए होंगे, रेजन्स, किशमिश, हम खीर में किशमिश डालते हैं वो फूल जाती है, या पानी में अंगूर रखो, किशमिश रखो, वो फूल जाता है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, ये आपने पानी लिया, ये प्योर वाटर है, पानी प्योर पानी है, आपने इसमें किशमिश रख दी, किशमिश के अंदर कुछ ना कुछ तो सॉलिड है ना, शुगर वगैरह है ना किशमिश के अंदर, तो पानी कहाँ ज्यादा है? ये बाहर ज्यादा है। किशमिश के अंदर रेजिन या जो भी आपने ग्रेप लिया है उसके अंदर कम है, तो वाटर अगेन अंदर जाएगा इसके, और ये स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। ऑस्मोसिस के कारण हो रहा है। एक और एग्जांपल देती हूं आपको। सपोज करिए आपने एक अंगूर लिया, ग्रेप लिया, या रेजिन लिया, कुछ भी लिया,
और आपने उसे नमक के पानी में रख दिया, ये है सॉल्टी वाटर, भयंकर नमकीन पानी, प्योर वाटर नहीं है, सॉल्टी वाटर है। अब क्या होगा, यहां पे सॉल्ट ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है, तो वाटर कम होगा एज कंपेयर टू वाटर इनसाइड द ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर पानी ज्यादा है तो वाटर विल कम आउट ऑफ द ग्रेप, और ग्रेप कभी भी देखना नमक के पानी में रखो वो ऐसे बिल्कुल मुरझा जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो एक जगह पर वो और फूल रहा है, स्वेल कर रहा है, एक जगह पर वो श्रिंक कर रहा है, ये सब किसके कारण है, वाटर के मूवमेंट के कारण है। जहां पानी अंदर घुस रहा है सेल के अंदर, उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। सो व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस? एंडोऑस्मोसिस इज ऑस्मोसिस, that means transport of water across semi-permeable membrane into the cell, सेल के अंदर। यहां इमेजिन करो इस किशमिश की जगह, अंगूर की जगह एक सेल रखा हुआ है और उस सेल को हमने प्योर वाटर में रख दिया है। जब हम उसे प्योर वाटर में रखेंगे तो वो पानी सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेल करेगा, सो इट स्वेल। जबकि अगर पानी बाहर आ रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सो मींस बाहर आना, ये क्या है, दिस इज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल। सपोज करो इस अंगूर की जगह पर कोई सेल है और उसे हमने ऐसे सॉल्यूशन में रखा है कि सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सॉलिड कम है यानी हाइपोटोनिक है, और बाहर पानी कम है, सॉलिड ज्यादा है यानी हाइपरटोनिक है, तो पानी सेल से अंदर से बाहर आएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आपको सिर्फ बताना था कि ऑस्मोसिस जो है वो एंडोऑस्मोसिस भी हो सकता है, एक्सोऑस्मोसिस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मोस्कोप। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम पढ़ेंगे कि इस ऑस्मोसिस को क्या चीज, क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं। प्लीज नोट दिस। तो स्टूडेंट्स, हमने समझा कि ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब है जो सॉल्वेंट है और यहां हम उसे वाटर कह रहे हैं, वो कहां से कहां मूव करेगा, ये ऑस्मोसिस होता है। पैसिव डिफ्यूजन है, एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन ओनली। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वाटर मूव कर रहा है एक जगह से, एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में, तो कौन डिटरमाइन करेगा, क्या फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे। सो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑस्मोसिस, डिटरमाइनिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, कहां से कहां जाएगा और किस रेट से जाएगा, एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस, पानी फटाफट जाएगा या धीमे धीमे स्लोली जाएगा और कहां से कहां जाएगा, सेल दो सॉल्यूशंस में से किससे कहां जाएगा। अब आप कहोगे तो बहुत सिंपल है, आपने अभी अभी बताया, जहां पे सॉलिड कम है लिक्विड ज्यादा है, वहां से जहां सॉलिड ज्यादा है वाटर कम है वहां जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो पहला मैं भी वही लिखूंगी, यानी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में घुला हुआ है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, वो डिसाइड करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, वो डिसाइड करेगा। और सेकंड, उन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि दो सॉल्यूशंस हैं, सपोज ये दो सॉल्यूशंस हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, और दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड है। सपोज ये भी 5% NaCl है, ये भी 5% NaCl है, मतलब 1 लीटर वाटर है और उसमें 5% NaCl है। तो अब इस सिचुएशन में, ओपन बीकर है, इस सिचुएशन में क्या ऑस्मोसिस होगा, क्या वाटर ए से बी या बी से ए मूव करेगा, नहीं करेगा। नो, देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। दिस इज सिचुएशन 1। मैं सेकेंड सिचुएशन बोलती हूँ, यहाँ 10% NaCl है, यहाँ पे 5% ही है, यहाँ 10% है यानी सॉलिड ज्यादा हो गया, टोटल अमाउंट सेम था सॉल्यूशन का, यहाँ सॉलिड ज्यादा हो गया तो लिक्विड कम हो गया, यहाँ सॉलिड कम है तो लिक्विड ज्यादा है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन।
फ्रॉम B to A। ये सेकेंड सिचुएशन हो गई। नाउ थर्ड सिचुएशन, यहां पर 5% NaCl है और यहां 10% NaCl है। अब सिचुएशन क्या होगी, यहां पे सॉलिड ज्यादा है तो लिक्विड कम है, यहां पे सॉलिड कम है 5% है तो लिक्विड ज्यादा है, तो फ्रॉम हायर टू लोअर लिक्विड जाएगा। सो दिस विल बी द थर्ड सिचुएशन। लेकिन मैं इस सिचुएशन की बात कर रही हूं, फर्स्ट सिचुएशन की। मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कहां से कहां वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर एक्चुअली नेट मूवमेंट जीरो हो रहा है। नो ऑस्मोसिस इज टेकिंग प्लेस, नो नेट मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ध्यान रखना, ऑस्मोसिस भी तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं इस तरफ एक प्रेशर लगा दूं, एक पुश लगा दूं, प्रेशर लगा दूं। मान लो मैंने यहां पर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर लगा दिया और यहां पे नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही प्रेशर है। अब क्या होगा, अब आप कहोगे अब तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, यहां पे दबाव पड़ रहा है, प्रेशर है, तो वाटर जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से जहां प्रेशर कम है उस तरफ मूव करेगा, यहां कम हो जाएगा और यहां बढ़ जाएगा, तब तक जब तक वापस से इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन तो रोल प्ले करता ही है, साथ में प्रेशर का क्या डिफरेंस है दोनों सॉल्यूशंस में, प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। सपोज मैंने यहां बहुत सारा प्रेशर लगाया, यहां बहुत कम प्रेशर है, प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो तेजी से पानी मूव करेगा, रेट will be faster and direction will be from A to B। सपोज करो मैंने यहाँ कम प्रेशर लगाया, यहाँ पे और कम है, डिफरेंस कम है, तो स्लो होगा A to B। सपोज करो मैंने B पे लगा दिया 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डायरेक्शन हो गया B to A। तो डायरेक्शन एंड रेट दोनों डिसाइड होते हैं इन दो चीजों से, इन दो फैक्टर्स से। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन का चाहे प्रेशर का, उतना फास्टर ऑस्मोसिस होगा, फास्टर मूवमेंट ऑफ वाटर होगा और डायरेक्शन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ ये हम समझ गए कि ये दो फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोसिस को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये, इसे एक एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया है, जो अब हम बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें दो टर्म्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, एक ऑस्मोटिक प्रेशर और एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आओ समझते हैं, प्रेशर की बात करते हैं पहले। बहुत सिंपल है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में समझ के इसे खत्म करते हैं अपन। यहां मैं लिखती हूं थिसल, फनल, एक्सपेरिमेंट, जैसे ऑस्मोस्कोप था ऐसे ही एक्सपेरिमेंट, टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में ओपी लिख देते हैं और इसका सिंबल ये होता है, दिस इज द सिंबल। चलिए आइए समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। क्या करा हमने, एक बीकर लिया, ये बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में मैंने प्योर सॉल्यूशन भर दिया, प्योर वाटर, सॉल्यूशन मतलब जिसमें प्योर वाटर है। सो दिस इज अ बीकर, या हाँ बीकर जिसमें प्योर वाटर है, प्योर वाटर। और एक फनल ली हमने, फनल हम जानते हैं इस तरह का, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम फनल बोलते हैं, और इसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला, हमने वापस से सॉल्यूशन डाला, वही सुक्रोज और वाटर का मिक्स करके डाला, शुगर, कोई भी शुगर हो सकती है, मैं यहाँ सुक्रोज ले लेती हूँ, और इसे उल्टा करा। और ये जो फनल है यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूर हमने लगा दी, क्योंकि ध्यान रखना अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो हमने ये करा, देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इस फनल के माउथ पे, और ये फनल हमने यहाँ अटैच कर दी, लगा दी, ठीक है। तो मैं इसे क्या लेबल कर सकती हूँ, दिस इज फनल विथ शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन का मतलब ही है इसमें शुगर भी है और वाटर भी है, प्योर वाटर नहीं है। तो एक ये सॉल्यूशन है जो इसके अंदर फिल है, और एक ये प्योर वाटर का सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशंस बन गए। अब ये जो है ये, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
SPM। अब मुझे सोचकर बताइए आप कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। भाई जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ वाटर कम है ये मूवमेंट होगा। इस फनल के अंदर वाटर जाएगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हम क्विकली अगर स्टेप्स की बात करें तो नंबर 1, प्योर वाटर टेकन इन बीकर, बीकर या वेसल एक ही बात है। नाउ शुगर सॉल्यूशन filled in inverted funnel, ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर। इसे हमने किससे सेपरेट किया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सो सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर जो बीकर के अंदर है, प्योर वाटर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ क्या होगा, अब वाटर मूव करेगा बीकर से फनल के अंदर। सो वाटर मूव्स फ्रॉम बीकर यानी प्योर सॉल्यूशन फ्रॉम बीकर इनटू फनल। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑस्मोसिस हो रहा है, फ्रॉम बीकर इनटू फनल। क्या होगा थोड़ी देर के बाद में, ये लेवल राइज करेगा, ये लेवल सपोज इतना राइज कर गया, इतना लेवल राइज कर गया। सो नेक्स्ट हो जाएगा लेवल ऑफ सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है इन फनल राइजेस, ठीक है। कब तक वाटर मूव करेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। अब मैं नहीं चाहती, हम नहीं चाहते कि ये लेवल राइज करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। यहां से तो पानी ऊपर जा रहा है, इस फनल के अंदर जा रहा है, हम बाहर से एक अगर प्रेशर लगाएं, जो उतना प्रेशर हो, जितने प्रेशर से वाटर अंदर जा रहा है उतना ही प्रेशर अगर मैं बाहर से लगाऊं, तो क्या हम रोक सकते हैं इस पानी को अंदर आने से? बिल्कुल रोक सकते हैं। तो अब सपोज करिए ये मैंने प्रेशर लगा दिया, ये मैं प्रेशर लगा रही हूं, ऊपर से नीचे वाटर जा रहा है, नीचे से ऊपर मैंने प्रेशर लगाया, ऊपर से नीचे। हमें क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है, वो तरीका है ये। आपने दो सॉल्यूशंस लिए, पानी ऊपर आ रहा है, आपको रोकना है, आपको इसी लेवल पे रखना है बस सॉल्यूशन को, ये वाला जो लेवल है, जितना हमने इन्वर्टेड टाइम स्टार्टिंग पे करा था, हम यही रोकना चाहते हैं। हम प्रेशर लगाते जाएंगे, पानी ऊपर आ रहा है हम लगाते जाएं, ऊपर आ रहा है हम लगाते जाएं, तब तक जब तक कि वो पानी आना बंद हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये प्रेशर, ये तो मेरे हाथ में, इसको तो मैं नाप सकती हूँ, ये तो मैंने थिसल यूज करी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रेशर वो प्रेशर है जिस प्रेशर से वो पानी एक्चुअली ऊपर आ रहा था। तो मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर कर लिया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो हमें बाहर से लगाना पड़ेगा जिससे कि हम वाटर के इनफ्लो को, वाटर के ऑस्मोसिस को रोक सकें, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है ये दो बने हुए हैं, मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए एक ही में एक्सप्लेन कर दिया। उसमें पहले में तो सिर्फ इतना सा था और सेकंड वाले में फिर उन्होंने थिसल के साथ बनाया हुआ है, राइट। सो लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन फनल राइजेस, और अब हम यहां लिख सकते हैं दैट ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम बाहर से ला रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू फनल। ये रोकेगा पानी को अंदर आने से। तरीका है मेजर करने का। भाई कैसे मेजर करोगे पानी कितने प्रेशर से आ रहा है? तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे इस सिंबल से लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शॉर्ट में ओपी भी लिखते हैं, बट ओपी ऑस्मोटिक पोटेंशियल, उससे भी कंफ्यूजन होता है, बट एक्चुअली ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अब मुझे डेफिनेशन आप लिखवाइए, मैं क्या लिखूं? इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन।
ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन का क्या मतलब है? एक सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, एक सॉल्यूशन कंपैरेटिवली हाइपोटोनिक है, और वाटर का मूवमेंट एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में हो रहा है। तभी तो जब फ्लो हो रहा है तभी तो हम उसे रोकेंगे, तभी तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा। मान लीजिए ये भी प्योर वाटर है, ये भी प्योर वाटर है, प्योर वाटर के फनल को प्योर वाटर के बीकर में रख दिया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी आ ही नहीं रहा है, तो आप रोकोगे किसको? सो इन एन ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन द एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से लगा रहे हैं हम, द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप और प्रिवेंट osmosis of water or entry of water from hypotonic। अब आप जानते हो ऑस्मोसिस हमेशा हाइपो यानी जहां सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट ज्यादा है, टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कुछ नहीं है, आप ऐसा भी लिख सकते हो और इजी लैंग्वेज में, एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू, एक और तरीका है, या तो ऐसा लिख लो पूरा, या टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम रोक रहे हैं, वाटर के मूवमेंट को रोक रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक बाढ़ आ गई है, एक डैम में पानी सडनली बहुत फ्लो करने लग गया है, हम चाहते हैं कि हम वो जो पानी आ रहा है उसका प्रेशर नाप लें कि वो किस प्रेशर से आ रहा है। अब आप पानी के आगे खड़े होगे तो आप तो बह जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप बाहर से एक इक्वल प्रेशर लगाने की कोशिश करो। इतना प्रेशर जब लगेगा जब वो पानी का आना रुक जाएगा, इसका मतलब अब ये दोनों प्रेशर्स इक्वल हो गए हैं, यानी पानी उसी प्रेशर से आ रहा था जितना हमने बाहर से लगाया है, बाहर वाला हम जानते हैं, उतना ही पानी का प्रेशर होगा। यही है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को होने से रोक दे। एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस और टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। फॉर्मूला देखिए, अगर वो जो सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं उसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयोनाइज नहीं करते, जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, इनके आयंस में ये ब्रेक नहीं होते हैं। NaCl है, Na प्लस अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, तो दो बन गए, एक NaCl था, दो मॉलिक्यूल हो गए अब ये Na प्लस और Cl नेगेटिव के। सुक्रोज का एक था, एक ही रहेगा, आयोनाइज नहीं होता है। यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, मैं लिखती हूँ, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। हम अभी बात करते हैं। और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयोनाइज होते हैं, जैसे कि NaCl, यहां मैं लिख देती हूं जैसे कि शुगर, तो इस केस में ऑस्मोटिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में एक I और जुड़ जाता है। ये क्या है, हम इसकी बात करते हैं, इतना नोट डाउन करिए। तो आइए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पर सबसे पहले I क्या है, I होता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में तो ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे सुक्रोज आयोनाइज ही नहीं होता, वन मॉलिक्यूल वन ही रहता है, तो वहाँ पर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं। बट NaCl की जैसे बात करें, वो दो आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो ये 2 हो गया इस तरह से। नाउ C बहुत इंपॉर्टेंट है, C है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। भाई सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं उस सॉल्यूट के। देखिए ये है, इधर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हाइपोटोनिक है, पानी ज़्यादा है और सॉलिड कम है, यहाँ पे सॉलिड्स ज़्यादा हैं, पानी कम है, ये हाइपर है। मुझे बताइए कहाँ से कहाँ वाटर आएगा, ये B है, ये A है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, सॉलिड कम है, आप बोलोगे B से A में आएगा। मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करना है, कितने प्रेशर से आएगा, मैं यहाँ से प्रेशर लगाना शुरू करूँ ताकि ये ऑस्मोसिस को रोक सकूँ। तो जिस प्रेशर पर ये ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब भाई नेचुरल सी बात है कि
जितने ज्यादा यहां पर सॉल्यूट्स होंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम, इस सॉल्यूशन का पता कर रहे हैं, जितने ज्यादा सॉल्यूट्स होंगे उतना कम पानी होगा, यानी कि डिफरेंस उतना ज्यादा होगा दोनों सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, उतना ज्यादा वाटर का भी डिफरेंस होगा और उतना ज्यादा फास्ट और प्रेशर से पानी आ रहा होगा और उतना ज्यादा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा उसे स्टॉप करने के लिए। यानी जितना मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतना लेस वाटर होगा, उतना मोर वाटर का डिफरेंस होगा दोनों सॉल्यूशंस में, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के। नाउ आर भी फिर से एक कांस्टेंट है जिसे गैस कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो 0.082 मोल्स पर मॉलिक्यूल। यूनिट्स याद होनी चाहिए जहां भी आती हैं। और T जो है वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का भी फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस में, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स और एक्टिव होंगे और तेजी से वो मूव करेंगे फ्रॉम देयर हायर टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर ये टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं, सेल्सियस में नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, ताकि अगर कभी क्वेश्चन में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करवाएंगे तो आपको पहले उसका टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्मूले में उसे पुट करोगे, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, वो पानी को यहां से यहां आने से रोक रहा है, यानी इस सॉल्यूशन के डाइल्यूशन को बढ़ा रहा है या प्रिवेंट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिवेंट्स डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूं, बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर किसका फंक्शन है, मेन किसका है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। मेन क्या फैक्टर है कि सॉलिड कितना है, जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। सो इट इज अ फंक्शन ऑफ solute concentration in solution। that means हम क्या लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इज द सॉल्यूट। वैसे भी फॉर्मूले से पता चल रहा है, सब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट, concentration of solute, gas constant and temperature। so more is the solute dissolved in the solution, more will be osmotic pressure। कारण मैं आपको बता चुकी हूं, रटने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा सॉल्यूट है उतना कम पानी है, यानी अदर सॉल्यूशन से पानी का उतना ज्यादा डिफरेंस है, उतना ज्यादा प्रेशर से पानी आएगा, उतना ही प्रेशर हमें उसे रोकने में लगाना पड़ेगा। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, इज मोर और लेस देन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे सोचकर बताइए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट्स का ज्यादा होगा या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का। भाई सिंपल सी बात है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो CRT है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में एक I भी जुड़ गया है। मान लो NaCl है तो ये पूरा फॉर्मूला 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 3 एटम्स में ब्रेक हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा बजाय नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। सो दिस इज मोर, इलेक्ट्रोलाइट्स का मोर है देन नॉन। इवन अलग अलग प्लांट्स में भी अलग अलग होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए समझिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हेलोफाइट्स जो प्लांट हैं, जो प्योरली सलाइन मीडियम में रहते हैं। अब सलाइन है, NaCl बहुत सारा है, सॉलिड बहुत सारा है, पानी कम होगा, तो वही बात है, जितना ज़्यादा सॉलिड उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी तरफ एक हाइड्रोफाइट है, नॉर्मल प्योर फ्रेश वाटर में है, सॉलिड कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। तो पेड़ों में भी अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोफाइट सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम जीरोफाइट। जीरोफाइट में कंपैरेटिवली कम सॉलिड है,
मीसोफाइट्स जो मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं उनमें और कम सॉलिड है, और हाइड्रोफाइट्स पानी वाले पेड़ वो तो फ्रेश वाटर है, बिल्कुल ही कम सॉलिड है। तो ये क्वेश्चन आता है और इसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं दैट ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स या वेरीज इन प्लांट्स विथ हैबिटेट, विथ देयर हैबिटेट। तो भाई सिंपल सी बात है, आप तो एक बात याद रख लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। जितना ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जो हैलोफाइट्स में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आता है यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा और हाइड्रोफाइट्स में मिनिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में कम होगा। कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, करिए आंसर मुझे। हमने अभी क्या बात करी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला है ना, प्योर वाटर के लिए लगाओ, सॉल्यूट तो है ही नहीं उसमें, ये ज़ीरो है। और हम जानते हैं किसी भी फिगर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। ये ज़ीरो है प्योर वाटर में, सॉल्यूट है ही नहीं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज़ीरो। अब इसको समझ भी लो, इसको रटो मत, इसको समझ लो। भाई सिंपल सी बात है, मैंने ये एक सॉल्यूशन लिया है, फिर से सेम सिचुएशन है, यहाँ पे प्योर वाटर भरा हुआ है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर सपोज करो लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, क्या फर्क पड़ रहा है, सॉल्यूट है उसमें। हम इसकी बात कर रहे हैं प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर। भाई अगर प्योर वाटर है यहाँ पर, तो प्योर वाटर का मतलब है यहाँ सॉलिड है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई पानी कभी नहीं आएगा ना, यहाँ तो ऑस्मोसिस अंदर कभी भी नहीं होगा। तो जब वो होगा ही नहीं तो प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं आई ना, प्रेशर तो जीरो है, प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सॉलिड ही नहीं है। एक्चुअली जनरली ये जब मेजर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, जब भी ये करते हैं तो हम जनरली ना यहाँ पर प्योर वाटर ले लेते हैं। बेस्ट तरीका है, हम यहाँ प्योर वाटर ले लेते हैं और फिर हम पता करते हैं। तो क्योंकि प्योर वाटर में कोई सॉलिड नहीं है तो वो हमेशा इस तरफ आएगा ही। अब इस तरफ जितना ज़्यादा सॉलिड होता जाएगा उतना कम पानी होता जाएगा, तो उतना ज़्यादा पानी का डिफरेंस होता जाएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर से पानी आएगा, उतना ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इसे स्टॉप करने के लिए। तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये फॉर्मूले से भी पता चल रहा है। बट हम प्योर वाटर की बात करें, मैंने यहाँ भी प्योर वाटर भर दिया, यहाँ भी प्योर है, यहाँ भी प्योर है। अब ये प्योर वाटर में तो सॉलिड है ही नहीं, तो ये अपनी तरफ पानी को खींचेगा ही नहीं, ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, तो उसे रोकने के लिए कोई प्रेशर की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए ये जीरो होता है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, प्योर वाटर में एडिशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेस ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर क्लियर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके कारण डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स, सॉलिड के कारण। क्योंकि सॉलिड है इसीलिए पानी कम है, वो अपनी तरफ पानी खींच रहा है और उससे ये प्रेशर डेवलप हो रहा है। प्योर वाटर का ये जीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटना नहीं है, समझना है, प्लीज नोट दिस। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंपल सा मतलब है जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब इसे मेजर कैसे करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोमीटर, ऑस्मोमीटर, और मेथड है प्लाज्मोलाइसिस। ये कमिंग क्लासेस में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा का लाइसिस हो रहा है, सेल के प्लाज्मा, सेल के साइटोप्लाज्म लाइसिस ब्रेक हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। एक्चुअली क्या किया होगा, ये एक सेल लिया होगा, ये सेल जो है अगर इसको हमें श्रिंक करवाना है तो इसके अंदर पानी कम होना चाहिए, तभी तो वो पानी बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर सॉल्वेंट कम होना चाहिए, यानी सॉलिड सॉल्यूट ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये सेल मोर कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, यानी ये सेल हाइपरटोनिक होना चाहिए, और बाहर हाइपोटोनिक होना चाहिए, हाइपोटोनिक होना चाहिए, तभी तो वाटर सेल से बाहर निकल रहा है। यही तो प्लाज्मोलाइसिस हो गया, सिंपल। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
और हमें पता करना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये कितना बाहर आ रहा है, आप यहाँ पर प्रेशर लगाना शुरू कर दो इसे रोकने के लिए। जो भी प्रेशर जिस पर इस सेल से बाहर आना रुक जाएगा, पानी नहीं होगा, जितना है उतना ही लेवल रहेगा इस बाहर के सॉल्यूशन का। एक सेकेंड सॉरी, प्लाज्मोलाइसिस करना है ना, पानी को बाहर लाना है ना, तो पानी यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, सॉरी मैं उल्टा बोल गई, सॉलिड कम होना चाहिए, हाइपोटोनिक होना चाहिए। हाइपो से हाइपर की तरफ आता है ना, तभी तो सेल श्रिंक होगा। तो हमें सेल को श्रिंक नहीं करवाना, उतना का उतना ही रखना है। इतना प्रेशर लगाओ कि वो सेल उतना का उतना ही रहे, पानी बाहर ना आ पाए, वो हम पता कर लेंगे। ये क्या बन गया, ये एक ऑस्मोमीटर बन गया, राइट। थिसल फनल एक्सपेरिमेंट क्या था, एक ऑस्मोमीटर हो गया। ऑस्मोस्कोप नहीं, वो आलू से प्रेशर पता नहीं कर सकते ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोस्कोप से तो सिर्फ बताते हैं कि ऑस्मोसिस हो रहा है। ध्यान रखना, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए तो ऑस्मोमीटर बनाया जाता है, जैसे ये हमने एक ऑस्मोमीटर ही क्रिएट कर दिया है। अब ऐसे ना रखकर उसको इस तरह से कैसे भी बना दो, आप ऑस्मोमीटर बन जाता है। चलिए आइए अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, वाटर मूव्स फ्रॉम डैश ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू डैश ऑस्मोटिक पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर, सोचकर बताना। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही मैं बोलती हूँ दिमाग में आना चाहिए कि सॉल्यूट कितना है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर सॉल्यूट कम है तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर है। वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, लेस कॉन्सेंट्रेटेड टू मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेस कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से हायर, यानी अब मैं लोअर लिख देती हूँ, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सिंपल सी बात है, ये सॉल्यूशन है दो, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये है सॉल्यूशन ए और ये है सॉल्यूशन बी। यहाँ पर लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो सॉलिड से जज करते हैं। ये हाइपोटोनिक है सॉल्यूशन, यानी कि यहां पर वाटर मोर है और यहां पर वाटर लेस है, फ्री वाटर लेस है। यहां पर सॉल्यूशन में सॉलिड कम है, सी कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है। यहां पे सॉलिड ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। वाटर हम जानते हैं जहां ज्यादा है वहां से जहां कम है वहां मूव करेगा, इस डायरेक्शन में ऑस्मोसिस होगा। कोई पूछे कहां से कहां ऑस्मोसिस होगा, ए से बी में होगा, वेयर वाटर इज मोर टू वेयर वाटर इज लेस। या दूसरा तरीका हाइपो से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या तीसरा तरीका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। यही तो मैंने लिखा है। तो सब बातों को घुमा घुमा के पढ़ने वाली बात है, बात सारी की सारी एक ही है। नाउ यहां पर हम एक टर्म और पढ़ लेते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। अब इसे ओपी मत लिखना क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये शिव जी का त्रिशूल और एस मतलब सॉल्यूट। सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ही बात होती है। इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब इस ए सॉल्यूशन का मैं आपसे पूछती हूँ ऑस्मोटिक पोटेंशियल मुझे बताओ, यानी यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना ऑस्मोसिस शो कर सकते हैं, यानी अगर कम है तो कितना पानी खींच सकते हैं और अगर ज्यादा है तो कितना बाहर जा सकते हैं। आप क्या बोलोगे कि यहां पर ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है पानी का या यहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है ना, यहाँ वाटर ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा है। यहां पानी कम है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, मान लो हर वाटर मॉलिक्यूल की 1 जूल एनर्जी है, तो यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो 5 जूल हुई, जिससे कि वो मूव कर सकते हैं, चाहे अंदर खींचे चाहे वो बाहर जाएं। यहां पर
पानी के मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो नेचुरली उनकी टोटल केमिकल एनर्जी भी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो पोटेंशियल, जैसे आपसे पूछूं मैं कि भाई आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आप बोलोगे मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो यह आपका पोटेंशियल है। ऐसे ही पानी कितना मूव कर सकता है, ये उसका पोटेंशियल है। तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, लोअर। लेकिन प्रेशर इसका ठीक उल्टा है। देखो, इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है भाई। जब मैं पोटेंशियल की बात कर रही हूं तो इस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, ये ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां पर पानी कम है तो डेफिनेटली ये यहां मूव नहीं करेगा। पर मान लो मैंने एक और सॉल्यूशन सी लगा दिया यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और यहाँ पे मैंने और ज्यादा, मान लो यहाँ 4 सॉल्यूट्स थे, यहाँ पे 10 थे फॉर एग्जाम्पल, गिनने मत बैठना, यहाँ 15 थे, तो ये और हाइपरटोनिक हो गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अब यहाँ मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सपोज तीनों 1-1 लीटर है, यहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। मान लो यहाँ पे टोटल 20 वाटर मॉलिक्यूल है जिनमें से 4 सॉलिड है, तो 16 वाटर है। यहाँ पे टोटल 20 है जिसमें से 10 सॉलिड है तो 10 वाटर है। यहाँ पे भी टोटल 20 है तो 15 सॉलिड है तो 5 वाटर है। तो यहाँ पे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, तो वो ज्यादा तेजी से, ज्यादा पोटेंशियल है उनमें बी की तरफ जाने का। यहाँ पर है पर कम है, 10 ही है, तो इसके कंपैरिजन में इनका पोटेंशियल कम है। इसको मैं और हाइपरटोनिक में डालूंगी तो और कम हो जाएगा। तो जितना जितना वाटर मॉलिक्यूल्स कम है उतना पोटेंशियल कम है, जितना वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, उतना पोटेंशियल ज्यादा है। ये तो पोटेंशियल है। अब समझना प्रेशर कहाँ लगेगा, इन दोनों के केस में यहां लगाएंगे, क्योंकि ये ऑस्मोसिस हो रहा है ना, रोकना है तो यहां बी पर प्रेशर लगाना पड़ेगा ना मुझे। तो जितना यहां पानी ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, उतना तेजी से आ रहा है, तो मुझे प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। तो बी का ज्यादा हो गया प्रेशर। तो ध्यान रखिए वैल्यू सेम है, पोटेंशियल और प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, फॉर्मूला सेम होता है, बट एक डिफरेंस होता है। प्रेशर हम बाहर से लगा रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। वाटर पोटेंशियल, पानी जिस तेजी से खिंच रहा है, ये नेगेटिव होगा। वैल्यू सेम आएगी, मैं वापस बोलूंगी। सो व्हाट इज, यहां कंफ्यूज मत होना कि ये तो सॉल्यूट का पोटेंशियल है, ये पानी का ही पोटेंशियल है, पर हम नाप किससे रहे हैं, सॉल्यूट से। भाई जितने कम सॉल्यूट उतना ज्यादा फ्री वाटर, उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल, राइट। सो इट इज पोटेंशियल ऑफ, कैपेसिटी है ये, पोटेंशियल ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स टू शो ऑस्मोसिस, यानी टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है बट माइनस आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो ये, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हम उसमें आई को हटा देंगे। सेम फॉर्मूला है, जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना वैल्यू सेम आएगी, बट माइनस मतलब उतना कम पोटेंशियल। ज्यादा सॉल्यूट यानी पानी कम, यानी वो पानी बाहर धीमे जा पाएगा, उसका पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि यहां नेगेटिव साइन आ गया। तो हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और उतने ही मैग्नीट्यूड में सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट मैग्नीट्यूड यानी नंबर, जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड osmotic pressure and osmotic potential is same, but osmotic potential is negative and osmotic pressure is positive. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब हम नेक्स्ट क्लास में वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे तो ये सब कुछ काम आएगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसे समझना। तो मैं एक बार क्विकली समराइज करती हूँ आज की क्लास को। हमने पढ़ा कि कितना इंपॉर्टेंट है वाटर और प्लांट का रिलेशनशिप। हमने देखा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू
जो सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, डिफ्यूजन है, पैसिव है, एटीपी की जरूरत नहीं है, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यहाँ बायोलॉजिकल सिस्टम में मेन सॉल्वेंट वाटर है, तो हम सब कुछ वाटर के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। हमने बात की कि ऑस्मोसिस, अगर सेल के अंदर पानी आ रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस, बाहर जा रहा है तो एक्सो ऑस्मोसिस। वाटर डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आएगा, यानी हाइपोटोनिक से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाइपर यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आएगा। हमने बात की कि ऑस्मोसिस को हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाकर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। हमने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना कम पानी होगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा पानी का दूसरे सॉल्यूशन से, जहां से पानी आ रहा है उतना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। हायर द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मोर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। और फिर हमने बात की कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब बिल्कुल प्रेशर जितना ही है बट नेगेटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है इसको समझने का। ये एक जिस्ट है जिससे आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पानी ज़्यादा है यानी सॉल्यूट कम है, तो ये हाइपोटोनिक है, सॉल्यूट कम है तो प्रेशर कम लगाना पड़ेगा इसमें ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो ओपी लोअर है, लेकिन पानी ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल हायर है। ऑलराइट, जस्ट ऑपोजिट गोज हेयर। बस एक लाइन के साथ आज का क्लास हम एंड करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म किन्होंने दिया था? ये टर्म दिया था स्टूडेंट्स फेफर ने, इसमें पी साइलेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हमने इसे नोट कर दिया। और ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑस्मोमीटर से हम मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ कर आइएगा, याद करके आइएगा। और फिर हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल क्या होता है, और इसी चार्ट में हम वाटर पोटेंशियल को भी ऐड करेंगे। ये जिस्ट है आज की क्लास का। See you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.